Hello, ninth class. Welcome back to our channel. We are solving the board question paper, biology board question paper 2020. We've already done section 1. That was of 40 marks, compulsory section जो होता है. And now we are going to do section 2. That is also 40 marks, but it has choices. इसमें आपको total 6 questions दे रखे हैं, जिसमें से आपको 4 questions attempt करने हैं. ठीक है, तो 4 out of 6 you have to do 4 out of 6 questions. All right, so total number of questions in the paper are 7. One was compulsory, which was given in section 1, and now these 6 questions are given in section 2, out of which you have to do only 4. So you have got choice in this section. Okay, one child has written a comment कि बोर्ड का पेपर तो इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा. तो बेटा आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो हर बार ऑब्जेक्टिव ही होता है. जैसे हमने सेक्शन 1 देखा था तो इट वाज फुली ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एमसीक्यूज नहीं होता. ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यूज नहीं होता है. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिसके कि एक ही आंसर होता है, वन वर्ड आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स है या मैचिंग है, तो वो ऑब्जेक्टिव ही था. आपका जो सेक्शन ए है वो हमेशा से ही, सेक्शन 1 हमेशा से ही ऑब्जेक्टिव रहता है और उसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आपका सही है तो, और अगर गलत है तो गलत है. तो ऑब्जेक्टिव का मतलब वो होता है कि जिसमें कि आपको बिल्कुल ही पॉइंटेड आंसर देना है, वन वर्ड का आंसर देना है या मैच करना है या आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है. तो उसमें मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, कोई दूसरी चॉइस नहीं होती है. सही है तो सही है, गलत है तो गलत है. दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, है ना, कि बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर जो होता है, एग्जैक्ट आंसर जो होता है. एंड जो आपका सेक्शन 2 होता है, बायोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली, जो सेक्शन 2 होता है वो भी काफी हद तक ऑब्जेक्टिव ही होता है. देखो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखा दूं कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड कितना ज्यादा आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है. ऑलमोस्ट 100% पेपर ऑब्जेक्टिव होता है. तो इसमें क्या होता है कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट 100% मार्क्स. आपको 80 और 80 आराम से मिल सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो. यहाँ पे इस तरह के पेपर में आपको थरो नॉलेज चाहिए. इसमें कोई सेट पैटर्न तो सेट होता है कि एक डायग्राम आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, बट वो आपके होता क्या है कि जो आईसीएससी के क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से आएगा या इस चैप्टर से. मिक्स क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर्स को मिक्स करके दे देते हैं. तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट होते हैं. आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी तो 40 मार्क्स बनेंगे. तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे. यू कैन नॉट लीव आउट एनी चैप्टर, क्योंकि फिर आपको चॉइस नहीं मिलेगी नहीं तो, है ना, क्योंकि 2 चैप्टर्स मिला के बन रहा है क्वेश्चन. और जो पेयरिंग होती है चैप्टर्स की, कि जैसे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से बन गया एक क्वेश्चन, चैप्टर 3 और चैप्टर 7 में से बन गया एक क्वेश्चन, वो फिक्स नहीं होता है, वो कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देते हैं. तो दैट इज वाई द आईसीएससी स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स. सीबीएसई में फिर भी एक सेट पैटर्न होता है. आपका जो है आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. पास होने के लिए तो बहुत आसान है, पास तो हो ही जाओगे. तो हमारा एम तो 100% है ना, तो इसीलिए. अच्छा, दूसरे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है हर जगह सेलिना बुक. आपके जो मैक्सिमम डायग्राम्स हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ एक डायग्राम को छोड़ के एज सच, मतलब वो डायग्राम भी बुक में है, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि एज सच आपकी बुक का ही डायग्राम प्रिंट होके क्वेश्चन पेपर में आया है. तो ये थोड़ी सी फेमिलियरिटी प्रोवाइड करता है. और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि मेरा एम, जब मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो माई एम इज़ नॉट टू गिव द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन पेपर. आंसर्स तो आपके पास होंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे, है ना. आप इंटरनेट पे सर्च करो, यू विल गेट ऑल द आंसर्स. मेरा एम ये है कि मैं आपको ये समझाऊं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर. और दूसरी चीज़ कि जब हम सैम्पल पेपर्स करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो हमें उससे कितने फ़ायदे होते हैं. What are the benefits that we derive from solving various sample papers or solving the previous year board question papers? 9th के तो बोर्ड इतना हुआ नहीं है, तो आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी सैम्पल पेपर्स तो हैं, है ना. तो मेरा एम ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारी थरो रिविजन हो जाती है ना. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर. ओके, सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया. आपकी सेलिना बुक का डायग्राम है, स्किन का डायग्राम है ये, है ना. तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 लेबलिंग कर रखी है. आपको जब ऐसा डायग्राम आता है तो आप पेंसिल से, जब आपका रीडिंग टाइम होता है तो लेबलिंग करने की कोशिश करिए और बाद में आप इसके आंसर्स दे सकते हो, है ना. तो नंबर 1 जो है वो क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्ट्रेटम कॉर्नियम, देखो सिर्फ नंबर 1 पूछा है आपसे और
नंबर 2 और ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में कुछ नहीं पूछा है, लेकिन आपको ये ध्यान होगा कि एपिडर्मिस की 3 लेयर्स है ना। ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये थर्ड वाली लेयर है जो सबसे अंदर वाली थी स्ट्रेटम मैलपिगी, और ये बीच वाली ग्रैन्युलर लेयर। तो ये तीनों लेयर एपिडर्मिस की है, ठीक है। सेकंड में आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में पूछा है, दूसरे कलर से दिखाती हूँ मैं। ये स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में पूछा है, तो ये क्या है, सेंसरी कॉर्पस्कल्स है। कई बच्चे इसको कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, इट इज एक्चुअली कॉर्पस्कल्स, जैसे हम बोलते हैं ना आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3, ये वाला जो है ये हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स है। ओके, हमने मार्क कर लिया सिबेशियस ग्लैंड्स। नंबर 4 क्या है, ये नंबर 4 में देखो आपको ये स्ट्रक्चर है, नंबर 4 में ये वाला स्ट्रक्चर पूछा है आपसे। तो अगर आप इसमें, ये है क्या, वैसे ये हेयर फॉलिकल है, पूरा कैप्सूल है, हेयर फॉलिकल है। तो अगर आप इसमें इसकी लेयर नहीं पूछिए, लेयर को आंसर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप सिर्फ इसमें ही लिख दीजिए हेयर फॉलिकल। सो इट इज द हेयर फॉलिकल। ये नंबर 6 है। नंबर 4 इस तरफ है, मैंने इसलिए एक साइड पहले ले लिया, अब इधर ले लेते हैं। अब देखो नंबर 4 में क्या स्ट्रक्चर पूछा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये नंबर 4 में पूछा है। तो ये क्या है, ये जहां पे आपकी डर्मिस स्टार्ट हो रही है, एपिडर्मिस फिनिश हो रही है, वहां से लेके हेयर तक अटैच्ड है। और ये क्या है, ये मसल्स है। हमने पढ़ा था ना कि गूज बम्स होते हैं, हेयर इरेक्ट हो जाता है, हमें सर्दी लगती है या ड्यू टू फियर। तो क्या है, ये मसल्स हैं जिनको हम बोलते हैं इरेक्टर मसल्स, ठीक है। तो ये करती क्या है कि जब हमें ठंड लगती है तो ये पुल करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये देखो, अब ये वाली जो मसल है, ये अगर कौन सा कलर लूँ मैं, हाँ, यहाँ से और यहाँ से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, अगर ये लेंथ में छोटी हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी, तो क्या होगा, ये इस हेयर को अपनी तरफ पुल करेगी और ये हेयर यहाँ से जो ऐसा था ये ऐसे हो जाएगा, है ना, इट विल टर्न लाइक दिस। तो मतलब क्या हुआ, हेयर हमारा इरेक्ट हो गया। तो आपको यहाँ से बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि इरेक्टर मसल क्या फंक्शन करती है। एंड जो लास्ट है, ये जो हमारा ये बना हुआ है, ये क्या है, हमारे स्वेट ग्लैंड, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट डक्ट के थ्रू, देखो ये स्वेट डक्ट है और इसके थ्रू यहाँ पे खुल रहे हैं, और ये जो पोर्शन है जहाँ पे ओपन होते हैं एपिडर्मिस के बाहर, दैट इज नोन एज स्वेट पोर। तो ये बात आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं करनी, मैं आपको समझा रही हूँ कि डायग्राम देखते ही हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। और ये कब होता है, जब हमारी नॉलेज ढंग से होती है। ओके, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, लेबल द पार्ट्स 1 to 4। पार्ट्स 1 to 4 लेबल करने हैं, हमने कर लिए। गिव द फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स लेबल्ड 3, 4 and 6। अब 3, 4 and 6 इनका आपको फंक्शन बताना है। तो 3 का फंक्शन क्या है, सेबेशियस ग्लैंड है, इट सीक्रेट्स सीबम विच कीप्स द स्किन स्मूथ, मॉइस्ट एंड सपल। देन फोर्थ इज इरेक्टर मसल। तो इरेक्टर मसल क्या करती है, इट पुल्स हेयर, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स हेयर टू एन इरेक्ट पोजिशन इन केसेस ऑफ कोल्ड और फ्राइट। देन नंबर 6 क्या है, हमारी हेयर फॉलिकल। अब हेयर फॉलिकल का क्या फंक्शन है, हेयर फॉलिकल का देखो ये फंक्शन हो सकता है कि एक तो इट प्रोटेक्ट्स द हेयर, है ना, आउटर कवरिंग है, हेयर को प्रोटेक्ट करता है, देन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना, और इसके अंदर ही सारे जो भी होती है नर्व्स वगैरह वो सब इसके अंदर ही होती है, इसके अंदर, इसके थ्रू ही हेयर को नरिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट इज नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन द पार्ट लेबल्ड 1। अब हमारा जो लेबल्ड 1 था वो क्या था, स्ट्रेटम कॉर्नियम। हमारा नंबर 1 पार्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, प्रोटीन हो गया आपका केराटिन, नेल्स में होता है, हेयर में भी होता है। नेम द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन, यू मस्ट रिमेंबर दैट मेलानिन। मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। नेम द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द पार्ट लेबल्ड 5। अब 5 क्या है, हमारा स्वेट ग्लैंड। तो फ्लूइड क्या हो गया, वेरी सिंपल, स्वेट, है ना। तो देखो अब ऑब्जेक्टिव है पूरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी है पूरी, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, है ना। यहाँ पे ये जैसे अच्छा, अब एक और चीज हो सकती है आपको ना, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि लेबलिंग हम कर रहे हैं, ये जैसे है 1 to 4, अब ये 4 लेबलिंग है, तो ये कितने मार्क्स की हो सकती है, हाफ मार्क्स की हो सकती है। तो इसका मतलब इसके जो मार्क्स कितने होंगे, वो 2 होंगे, है ना। अब फंक्शंस ऑफ पार्ट्स लेबल 3, 4, 6, तो इसके कितने होंगे, इसके होंगे 1.5, आधे नंबर का भी एक फंक्शन होगा तो 1.5। तो अब ये बचे हुए 3, ये कितने हो गए, 2 और 3, 3.5 मार्क्स हो गए हमारे। 5 में से कितने बचे, 1.5। तो इसका मतलब ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे यहाँ पे। इस तरीके से लेबलिंग होती है। तो आप जब पेपर को देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक नाम पूछा है, 1 नेम, अगर कोई भी एक नाम पूछा है तो यूजुअली वो हाफ मार्क्स का होता है।
कोई भी टर्म अगर आपको लेबल करनी है, पूछी गई है, तो 1 मार्क की होती है। अगर कोई बहुत स्पेशल टर्म हो, बड़ी टर्म हो, इंपॉर्टेंट चीज हो कोई, तो वो 1 मार्क का भी हो सकता है, डिपेंड्स, है ना। तो वो आपको देख के समझ में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स फ्रॉम 1 to 10 विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखो, दोबारा देखो आप, क्या बोला इन्होंने? 1 to 10, मार्क्स कितने हैं? 5। इसका मतलब हर ब्लैंक जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? हाफ मार्क्स का। हर ब्लैंक हाफ मार्क का है। और जो आपके स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी यहाँ पे काउंट होती हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ, अभी मैं बताती हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। द हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन। हाइंड लिम्ब जो है आपका, जो नीचे, हाइंड लिम्ब का मतलब पैर, पैरों में जो सबसे लंबी बोन होती है हमारी बॉडी की, इनफैक्ट सबसे लंबी बोन है वो क्या है? फीमर, जो आपकी थाई बोन है। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग्स आपकी सही होनी चाहिए। रॉन्ग स्पेलिंग के मार्क्स कट सकते हैं। आपके जो बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें होता है कि मार्क्स, द कंसिडरेशन विल बी गिवन, ड्यू कंसिडरेशन विल बी गिवन टू द स्पेलिंग्स। आपने अपनी डेट शीट देखी होगी, डेट शीट के पहले जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना, उनको जरूर पढ़ा करिए। तो उसमें बिल्कुल क्लियरली दे रखा है कि ड्यू कंसिडरेशन विल बी गिवन टू द स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। तो साइंस में इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अदरवाइज उसके मार्क्स कट सकते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। वैसे तो जब पेपर चेक होता है ना, तो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि अगर इसकी स्पेलिंग गलत है तो इतना नंबर कटेगा। पेपर में ना, जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमें जो आंसर शीट मिलती है टीचर्स को, मैं टीचर्स की बात करूं जो बोर्ड की शीट्स चेक करते हैं, उसमें ना क्लियरली लिखा होता है कि आधा आधा नंबर बहुत अच्छे से ना, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेकअप होता है सारे आंसर्स का, उसमें बिल्कुल दे रखा होता है कि हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क इसका। तो अगर वो सारी चीज़ सही होती हैं तो आपको मार्क्स मिलते जाते हैं, गलत होती हैं तो मार्क्स वहाँ पे कटते जाते हैं। इनफैक्ट टीचर्स के हाथ में भी इतना नहीं होता है, क्योंकि वी हैव टू चेक द आंसर शीट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। तो इन सब चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, है ना। टीचर जो कहते हैं वो एक्सपीरियंस से कहते हैं। ऑलराइट, तो फीमर होगी आपकी थाई बोन, 2 लॉन्ग बोन्स, उसके बाद 2 लॉन्ग बोन्स होती है ना, टिबिया और फिबुला। तो टिबिया जो होती है इनर वाली होती है, जो कि आपके थंब, जो पैर का जो थंब होता है उस तक एक्सटेंड, जिसे हम टो बोलते हैं, उस तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो टिबिया, और जो दूसरी है वो फिबुला। फिर 7 टार्सल्स हैं, जो हमारी एंकल बोन्स होती हैं वो टार्सल्स होती हैं, दे आर 7। रिस्ट में होती है 8 कार्पल्स, जो होती हैं, जो एंकल होती है उसमें होती हैं 7 टार्सल्स। उसके बाद 5 लॉन्ग मेटाटार्सल्स, एंकल से लेके फिंगर्स तक जो प्रोजेक्ट करती हैं, जो जॉइनिंग बोन्स होती हैं वो 5 हैं, वो मेटाटार्सल्स हैं। रिस्ट में क्या होती हैं? यहाँ पे जो होती है, ये जो है ना, रिस्ट से लेके यहाँ पे 1, थंब 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होती है? मेटाकार्पल्स। तो ऐसी पैर में होती है मेटाटार्सल्स। एंड 14 फैलेंजेस। 14 फैलेंजेस क्या होते हैं? जो आपकी उंगलियों और अंगूठे की हड्डियां होती है, टोज एंड फिंगर्स की। टो में 2 बोन्स होती हैं, दोनों टोज में, और फिंगर्स में 3 बोन्स होती है। तो 14 फैलेंजेस हो गई। द फोर लिम्ब, अब फोर लिम्ब की बात करें तो फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। अब यहाँ पे ह्यूमरस की स्पेलिंग HUMERUS ही लिखनी है, कुछ और लिखोगे तो यू विल गेट 0। HUMEROUS, ह्यूमरस क्या हो जाएगा? इट विल बी रॉन्ग, है ना। दिस इज अ पर्सन, फन लविंग पर्सन, humorous. Something is humorous, story is humorous means it contains a lot of funny elements. So spelling सही लिखनी है. Then in the upper arm and 2 long bones, radius and ulna in the lower arm. अब radius, फिर again radius is the bone which, ये वाली bone जो है it extends up to your thumb. थंब तक एक्सटेंड करती है, ये होती है रेडियस, और इधर जो होती है वो होती है अल्ना. ठीक है, रेडियस थंब तक एक्सटेंड करती है, ध्यान रखिएगा. और द रिस्ट हैज 8 बोन्स कॉल्ड द कार्पल्स. अब ये जो वाली जो कार्पल्स है CARPALS है, और जो CARPELS होता है वो क्या होते हैं? वो कार्पल्स होते हैं, जो कि फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर का, है ना. फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें, कार्पेल PEL, और ये PAL, ये बोन्स हैं हमारी रिस्ट वाली बोन्स जो है. ठीक है, कार्पल्स के बाद फिर ये हो गई आपकी मेटाकार्पल्स. यहाँ पे कार्पल्स होती है, यहाँ पे मेटाकार्पल्स होती हैं, और फिर यहाँ पे जो फिंगर्स में होती हैं ये क्या होती हैं? फैलेंजेस. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. सिंपल था. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टडी द, फिर से एक डायग्राम का क्वेश्चन आ गया. स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब मैं ये वाला डायग्राम कह रही थी, ये वाला डायग्राम आपकी सेलिना बुक में दे रखा है, लेकिन एज सच नहीं है ये, है ना. दे रखा है लेकिन एग्जैक्ट यही नहीं है, बाकी सारे एग्जैक्ट कॉपी ही है.
ओके, अब हमने इसमें भी लेबलिंग कर लेते हैं। देखो ऊपर वाले जो 3 हैं आपको पता है ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3, है ना। ये क्या है, पूरा आपका एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। जो सेंटर में 2 होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब ये जो 3 जो हैं, 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं 1 2 3, इसमें आपको ये ध्यान होगा कि जो सेंटर वाला होता है वो क्या होता है, वो होता है एग सेल, और जो उसके सपोर्टिंग ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है, यहाँ पे मार्क नहीं है, ये जो होल है ये है माइक्रोपाइल जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। तो ये हो गई ओवरी आपकी, ये पूरी ओवरी है और ओवरी के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। आइडेंटिफाई द अबव स्ट्रक्चर एंड मेंशन इट्स लोकेशन इन अ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, एम्ब्रियो सैक, और ये होता कहाँ है, इनसाइड द ओवरी इन द पिस्टल एट द बेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है। पूरा लिखना है आपको, कुछ छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, लेबल द पार्ट्स नंबर्ड 1 and 2। तो 1 and 2 हमने लेबल कर दिया, एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई। एक्सप्लेन द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन, ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। व्हाट इज द फेट ऑफ द केलेक्स एंड करोला आफ्टर फर्टिलाइजेशन। केलेक्स और करोला क्या होते हैं, करोला तो इट श्रिवल्स एंड dries up and shrivels and falls off. Calyx also dries and it might fall off, or sometime it persists, कभी कभी persist करता है, मतलब it sticks to the ओवरी, और फ्रूट में भी रहता है, जिसको हम persistent calyx बोलते हैं। जैसे कि आपको ब्रिंजल में जो स्ट्रक्चर दिखता है ना, ये वाला, ये जो ब्रिंजल का स्ट्रक्चर होता है ना, हम ब्रिंजल बनाते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं, तो ये ब्रिंजल हो गया। और ये जो ब्रिंजल का ये जो ग्रीन पार्ट है, जो उसकी टोपी होती है बैंगन राजा की, ये क्या होता है, पर्सिस्टेंट केलिक्स होता है ना। तो ये पर्सिस्टेंट केलिक्स का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। तो ये फेट क्या होता है कोरोला का, तो shrivels and dries up and falls off due after fertilization, and calyx also dries and shrivels, and sometimes it and falls off, and sometimes it remains, and that is known as persistent calyx. Okay. Then draw a neat labeled diagram of a pollen grain. तो pollen grain के बहुत सारे डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको कौन से बनाने हैं, कई बार ये भी क्लियर नहीं है ना। और germinating pollen grain का नहीं बोला है, pollen grain का बोला है। तो अब इसमें थोड़ा सा आप pollen grain का ही बनाइए। तो हमने pollen grain का ये डायग्राम बनाया है। इसमें जो आपकी ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाली जो लाइन है, ये थोड़ी रफ है, तो ये एक्साइन है। उसके बाद अंदर ये वाला जो एरिया है पूरा, ये इंटाइन है। और ये जो एक्साइन है, एक्साइन के बीच में हमने गैप्स छोड़े हैं, दे आर दी जर्म पोर्स। जर्म पोर क्या है, जर्म पोर आपको पता है एक्साइन बहुत टफ स्ट्रक्चर होता है, एक्साइन को डिसॉल्व करना आसान नहीं होता है, एक्साइन डिसॉल्व नहीं होती है। तो उसके बीच में पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये pollen grain जर्मिनेट होता है, तो उसकी pollen ट्यूब निकलती है, अदरवाइज इट वोंट बी एबल टू कम आउट, है ना। अब जो pollen grain, इट इज जस्ट अबाउट टू फॉल ऑन दी स्टिग्मा पे गिरने वाला है, तब उसकी ये स्टेज होती है। उसके अंदर ये देखो, अब ये क्या है, 2 न्यूक्लियस है, एक है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा है जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये गिरेगा, स्टिग्मा पे गिरेगा, इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। जब ये जर्मिनेट होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन बताना है मुझे। जब ये जर्मिनेट होता है तो क्या होता है, इसकी ट्यूब निकलती है, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये आगे आगे चलता है, एंड इट गोज थ्रू स्टाइल। पॉलन ट्यूब जो है स्टाइल को बिल्कुल पेनिट्रेट करती हुई नीचे ओवरी की तरफ मूव करती है। और जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसमें से कुछ हॉर्मोन्स तो नहीं, एंजाइम्स निकलते, कुछ केमिकल निकलते, जो कि स्टिग्मा को स्टाइल को डिसॉल्व, स्टाइल के कंटेंट को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो जो पॉलन ट्यूब है वो डायरेक्ट ओवरी तक, ओव्यूल तक पहुंच जाए, ठीक है। अब क्या होता क्या है कि जब यहाँ पे पहुंच गई, अब पॉलन ट्यूब यहाँ पे पहुंच गई है, हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, हम यहीं पे देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है। चाहे यहाँ से आए चाहे इस तरफ से आए, कैसे भी करके पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल तक पहुंच गई है। तो अब यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस का काम खत्म हो जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस का काम होता है पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल तक गाइड करना, उसकी इंटेग्यूमेंट्स को माइक्रोपाइल के थ्रू, जो ये है हमारा जो पॉलन ट्यूब है उसको माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करवाना, ठीक है। यहाँ तक रहता है ट्यूब न्यूक्लियस, उसके बाद ट्यूब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब ये जब ये मूव कर रही थी पॉलन ट्यूब, तब क्या होता है, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है इट ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है।
और उसमें से जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं उसमें से जब ये एंटर कर गई, पॉलन ट्यूब में एंटर कर गई, तो जो एक न्यूक्लियस है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करता है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, जो कि फिर फर्दर क्या फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है ना, जो कि जब सीड डेवलप हो रहा होता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो एक न्यूक्लियस था, जनरेटिव न्यूक्लियस 2 में ब्रेक होता है जब ये पोलन ट्यूब मूव कर रही है, तो एक न्यूक्लियस जो है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करता है, फ्यूज करता है एंड फॉर्म्स दी सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड इट गिव्स राइज टू द एंडोस्पर्म। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ये प्रोसेस हो गई ट्रिपल फ्यूजन। अब जो दूसरा न्यूक्लियस है, जो मेन स्पर्म न्यूक्लियस है, वो क्या होता है, वो यहाँ पे एंटर करके इस एग सेल के साथ कंबाइन कर जाता है और वो क्या बनाता है, जाइगोट। वो एग सेल के साथ कंबाइन करके बनाता है जाइगोट। तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया। अब एक फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जहां पे कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई था, ग्रीन से लेते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई था उसने कंबाइन किया हमारे जाइगोट के साथ, सेकेंडरी स्पर्म न्यूक्लियस के साथ, और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया और एंडोस्पर्म को इट गिव्स राइज टू एंडोस्पर्म। ये एक फर्टिलाइजेशन था। दूसरा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें कि हमारा जो सेकंड स्पर्म सेल है, स्पर्म न्यूक्लियाई है, सॉरी सेल नहीं, न्यूक्लियाई बोलेंगे क्योंकि न्यूक्लियाई ही एंटर करते हैं, वो एग सेल के साथ कंबाइन करता है और वो बनाता है जाइगोट। जो सेकंड है हमारा फर्टिलाइजेशन, वो क्या है कि एग सेल के साथ मेल न्यूक्लियाई कंबाइन करके जाइगोट बनाता है। एक प्रोसेस से बना एंडोस्पर्म, दूसरे प्रोसेस से बना जाइगोट। तो ये होते हैं आपका डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन वो होता है जिससे कि एंडोस्पर्म बना और दूसरा फर्टिलाइजेशन वो होता है जिससे हमें जाइगोट मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी एक बार और, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, आपको एग्जाम में इतना सब नहीं समझाना। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2021 के सिलेबस में नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है वो आपको पता है, मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल देना है, पॉरीफेरन साइकॉन हो जाएगा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये आपको वैसे याद होनी चाहिए, सीलेंट्रेटा, हाइड्रा, अ डेफिशिएंसी डिजीज, दिस इज देयर, मैरस्मस, कर्वी, रिकेट्स, कोई भी आप डेफिशिएंसी डिजीज दे सकते हो। यहाँ पे इन्होंने मिनरल्स या विटामिन या किसी कुछ चीज़ स्पेसिफाई नहीं की है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, कि फैट की डेफिशिएंसी से, या कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी से, इन्होंने बस बोला डेफिशिएंसी डिजीज। तो आप कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज लिख सकते हैं। मैमल का हो जाएगा एग्जाम्पल कैट, एनिलिड वर्म, बेस्ट एग्जाम्पल इज अर्थवर्म, या आप लीच, लेकिन ये भी सिलेबस में नहीं है इस साल 2021 में, दैट इज रेप्टिलियन, स्नेक, अ फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, चारों विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इज एन एम्फीबियन, दैट इज फ्रॉग, या फिर और भी कोई लिख सकते हैं आप। एंड अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज आपको क्वाश्योर कर ही लिखनी है, ठीक है, इसमें आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर डिजीज ओनली। तो ये यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना, वी हैव डन 2 क्वेश्चंस एंड वी विल बी डूइंग नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगी मैं, क्योंकि उससे आप लोगों को देखने में भी आसानी होती है। बहुत लेंदी हो जाता है तो आप लोग शायद बोर हो जाते हो, देखते नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, दो ये वाला मोस्टली ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है ना, आप उसका आंसर सिंपल से सिंपल देने की कोशिश किया कीजिए। जैसे मैमल पूछा है या रेप्टिलियन पूछा है या कोई, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत कोई डिजाइनर आंसर सोचो कि अरे मैं ये लिख दूं, मैं ये लिख दूं, तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा। टीचर को इंप्रेस नहीं होना, वो टीचर तो सिर्फ इट इज आई एम सॉरी, ही और शी इज जस्ट लुकिंग फॉर द करेक्ट आंसर। तो आप बस सिंपल सा आंसर लिखिए, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग मत करिए कि मैं कुछ यूनिक आंसर लिखूं, है ना। जस्ट गिव द आंसर एंड शुड बी करेक्ट, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। जब आपको ऐसे, हाँ याद आया, जब आपको ऐसे नेम्स पूछे जाते हैं ना कि आपको मैमल का नाम लिखना है या रेप्टिलियन का नाम या डेफिशिएंसी डिजीज का नाम लिखना है, यहाँ पे जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स का एक है, तो यहाँ पे तो इतने मार्क्स करने का स्कोप नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे आपसे स्पेसिफिकली कुछ पूछा गया ना, तो उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। नेम द फॉलोइंग में स्पेलिंग सही लिखनी है आपको, है ना, इसमें गड़बड़ नहीं करते हैं। तो चलो ठीक है,
आप लोग ये करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन अगेन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस विच विल फिनिश विद द पेपर. ओके, सो टेक केयर.